अस्सलाम वालेकुम। कैब फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 49 है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 14-15 आई कैप की बुक का इसी का है। इंतहाई इम्पोर्टेंट ये दोनों चैप्टर्स हैं। इसमें से आपको बताया है कि एग्ज़ाम में लाजमी आता है और हमने इनको बड़ा स्लोली ग्रेजुअली कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेकर चलना है ताकि हमें समझ आ रही हो इनकी बिल्कुल। ठीक है। अभी हमने 2 लेक्चर्स इसके किए हैं इस चैप्टर के। उसके अंदर हमने थोड़ा आइडिया लिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। तो हमने कहा कि ऐसे एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें आप पैसे लेने देने का कोई एक्नॉलेजमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं किसी को कि आप फ्यूचर में पैसे लेंगे देंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। निगोशिएबल से मुराद यहाँ पर क्या लिया जा रहा है कि ट्रांसफरेबल है। मतलब है कि असल में तो वादा किसी और को किया गया था, असल में तो ऑर्डर किसी और को किया गया था कि उसको पे करना है, लेकिन उसने आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, उसने आगे कर दिया, उसने आगे कर दिया। तो अगर तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर हमने एक ये भी बात की थी कि यार कि क्या हर इस तरह का जो रिटन डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल चेक है, क्या लाजमी है कि वो निगोशिएबल ही हो? तो ये लाजमी नहीं है। ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी चेक में, अकाउंट पे ही ओनली वाली चेक। वो एक ऐसा चेक है कि जिसमें हम कहते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ इसी बंदे के बैंक अकाउंट के अंदर आपने पैसे भेजने हैं और किसी को नहीं भेजने। इसका मतलब कि नॉन निगोशिएबल है ये। अब वो चेक तो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई भी मसला नहीं है। हाँ, बस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ना हो। ठीक है। तो ये जो 3 तरह के हमने प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की हम बात कर रहे हैं, जो कि आगे डिटेल में हमने पढ़ने भी हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं, किस किस तरह होते हैं। अभी तो हमने सिंपल उनकी एग्जांपल्स में लाइंस पढ़ी है ना कि फॉर एग्जांपल प्रोमिसरी नोट में होता है आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अली, आई प्रॉमिस टू पे यू, या आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000। बस वो बियर वाला हो जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर हमने कहा कि कुछ बेरर होते हैं, कुछ ऑर्डर होते हैं। बेरर से मुराद है जो ओपन हो, जिसमें अगले बंदे का नाम नहीं पता किसको देने हैं, बस आपने कह दिया कि देने हैं पैसे। ठीक है। तो ये बेरर चेक या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो सकते हैं। ऑर्डर से मुराद क्या है? जहाँ पे अगली पार्टी स्पेसिफाई की गई हो या कहा गया होगा कि उसके ऑर्डर को देंगे, कि वो जिसको कहेगा उसको देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो उस ट्रांसफ़र होने को निगोशिएशन कहते हैं वैसे, लेकिन करने के तरीका, अगर तो ऑर्डर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब पेएबल टू ऑर्डर था उसको ट्रांसफ़र करना, तो फिर इंडोर्समेंट पहले करते हैं, मतलब साइन करके अगले बंदे का नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं भी है तो उस जगह छोड़ देंगे, लेकिन साइन लाजमी होंगे उस शख्स के जिसके नाम का था ये, और सारी वो डिलीवर कर देगा अगले बंदे के हाथ में। लेकिन अगर यही पेएबल टू बेरर होता तो फिर तो किसी के नाम का था ही नहीं ना, तो साइन करने की भी नीड नहीं है, बस अगले बंदे को पकड़ा दो, वो ले सकता है। फिर आपने कहा जी एक ऑन डिमांड होता है, एक ऑन टाइम होता है। ठीक है। ऑन डिमांड है कि जैसे ही दिखाया जाएगा पेमेंट कर देनी है। ऑन टाइम से मुराद क्या था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे किया जाएगा। बात आ रही है समझ? फिर हमने पार्टीज़ की बात की कि भाई प्रोमिसरी नोट के अंदर बनाने वाले को मेकर बोलते हैं, जिसको पैसे पे किए जाने पे ही बोलते हैं। 2 पार्टियाँ होती हैं बस प्रोमिसरी नोट में। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये हमने कहा था कि असल में चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन कुछ उसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उसको अलग से चेक कह दिया जाता है, अदरवाइज है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में भी 3 पार्टीज होती हैं। ड्रॉर है जो बनाता है इनको, ड्रॉई है जिसको ऑर्डर किया जाता है कि पेमेंट करो, और पेई है जिसको पेमेंट होनी है। वो पेई ड्रॉर भी खुद भी हो सकता है, मतलब कि मैंने अपना चेक बनाया या मैंने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक बंदे को कहा मुझे ही पैसे पे करो, तो ये भी पॉसिबल है। या थर्ड पार्टियों का तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने एक और फ़र्क देखा कि भाई इसमें ड्रॉई कोई भी शख्स हो सकता है, बैंक नहीं हो सकता। बैंक सिर्फ चेक की सूरत में होता है ड्रॉई, बाकी अगर कोई और बंदा ड्रॉई है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आ जाएगा। तो भाई ड्रॉई से पहले एक्सेप्ट लाजमी करवाना है आपने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज। उससे जाके पहले पूछना है कि भाई क्या वाकई आपने पैसे दे देंगे आप, वो पहले एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए हम फिर एक एडिशनल पार्टी डाल देते हैं, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है जी? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई जब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मैं पैसे दूंगा, तो वो एक्सेप्टर कहलाता है। बात आई है समझ? फिर हमने कहा कि जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो हमने पढ़ा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 भी तो है, सेक्शन 35 उसका। वो आपको ये कहता है कि भाईजान आप 2 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो इशू नहीं कर सकते। बैंक और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इसके अलावा कोई भी और कंपनी, कोई भी बंदा ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकता। इशू से मुराद क्या है कि फर्स्ट टाइम वाला जो है ना
बना नहीं सकता। हाँ, बार में ट्रांसफर बेशक करता रहे, बन नहीं सकते दो तरह के सिवाय बैंक्स और फेडरल गवर्नमेंट के। कौन से? पहला था प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बियरर। बियरर को जो पेएबल है ना प्रोमिसरी नोट, वो नहीं बना सकते आप। इसकी हमने रीजन कल बहुत डिटेल में देखी। और दूसरा एक बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा जो पेएबल टू बियरर है, ऑन डिमांड है, ये नहीं बन सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन टाइम बन सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू ऑर्डर ऑन टाइम, ये बन सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, ये दोनों चीज़ें डाल दी ना, बियरर वाला भी डाल दिया, ऑन डिमांड वाला भी, कहता है ये नहीं आप कर सकते इशू। तो ये हमने कुछ चीज़ें की हैं डिस्कस, होपफुली दोबारा रिकैप हो गया होगा। अब आगे ज़रा चलते हैं। आगे भाई अगर हम चलें तो आज बात होगी जी होल्डर की, होल्डर इन ड्यू कोर्स की, ठीक है, इनकी बात होगी। तो कल भी हमने एक टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स एक टर्म, एक सेक्शन छोटा छोड़ा था, उसको भी दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। आज यदि होल्डर क्या, होल्डर से बड़ा सिंपल है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर है, बस। जिसके पास चेक जिसने पकड़ा हुआ है, जिसकी पोजेशन में है वो होल्डर है, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो होल्डर है, जिसके पास प्रोमिसरी नोट है वो होल्डर है, होल्ड कर रहा है उसको, ठीक है। ये आसान सी टर्म उसकी बन जाती है। अब डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस, दो कंडीशंस पे पूरा होता है। ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, उसके अपने नाम पर होना चाहिए। अच्छा, नाम से मुराद यहां पे ये नहीं कि ऑर्डर होना चाहिए, ये बात जरा ज़हन में रख ले। नाम से मुराद है कि इंटाइटल्ड होना चाहिए, कि वो ये ना हो कि चोरी का उठाया हो उसने, किसी का चोरी कर लिया उसने, या किसी से छीन लिया उसने, ये नहीं, दो नंबर ही करके नहीं। वो कहता वो इंटाइटल्ड हो। अगर फॉर एग्जांपल उसके पास है और उसको पुलिस पकड़ लेती है कि भैया नहीं चेक आपका, वो साबित कर सके कि भाई हाँ मेरा है, बेशक वो शायद बियरर वाला भी हो, तो ऑर्डर बियरर वाला वो नहीं कह रहा कि उसके नाम पे होना चाहिए, उस वो वाली बात नहीं। वो कहता है इंटाइटल्ड होना चाहिए। इंटाइटल से मुराद होता है, इंटाइटलमेंट से मुराद होता है कि भाई आपके पास हक है इसका टाइटल रखने का, ठीक है। तो वो कहता है एक तो वो मतलब है कि पूरे सही तरीके से वैलिड वे में उसका हक हो इसको अपने पास रखने का, पोजेशन में। ब्रैकेट में उसने एक बात की है, वो थोड़ी समझ लें। वो क्या कह रहा है, कहता है होल्डर डज नॉट इंक्लूड अ बेनिफिशियल ओनर क्लेमिंग थ्रू अ बेनामीदार। कहता है होल्डर के अंदर बेनिफिशियल ओनर नहीं आएगा जो कह रहा है कि बेनामीदार के पास है और मैं उसका बेनिफिशियल ओनर। बात जरा समझें गौर से। बेनामीदार क्या होता है? बेनामीदार से मुराद है कि एक बंदा है, उसके पास एक चीज है लेकिन वो उसकी नहीं है, वो उसकी नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा ये जो जरदारी साहब का ओमनी ग्रुप का एक स्कैंडल आया था, पापड़ वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपया निकल रहा है, समोसे वाले के अकाउंट के करोड़ों रुपया निकल रहा है, ठीक है। तो ये असल में वो पैसा उनका नहीं था, पापड़ वाले का थोड़ा होना है इतना, ठीक है, मकसूद चपड़ासी मियाँ साहब का, ठीक है। असल में तो नहीं था ना उसका ये पैसा, वो बेनामीदार थे। असल में ये पैसा किसी और शख्स का था। खैर वो उस पर बहुत वर्किंग हुई, लेकिन ओबियसली पाकिस्तान है, इन दी एंड एक इदारे ने फैसला करना होता है कौन ईमानदार है कौन दो नंबर है। दोनों ने कर दिया फैसला कि ईमानदार है भाई, ठीक है, तो क्या कर सकते। अच्छा तो भाई बात क्या हो रही थी कि बेनामीदार से मुराद है कि उस बंदे के पास है चीज़ लेकिन असल में वो उसकी चीज़ नहीं है, असल में उसका बेनिफिशियल ओनर है जो है ना। बेनिफिशियल ओनर से मुराद क्या है कि जो असल में बेनिफिट निकाल सकता है। देखो बेनामीदार है, वो बेनिफिट नहीं निकाल सकता चीज़ से। वो फॉर एग्जांपल आप मकसूद चपड़ासी को हमने 5 करोड़ रुपया दे दिया, मर गया बेचारा वो भी, हाँ, नेक काम करता करता, तो 5 करोड़ रुपया आपने उसको दे दिया, उसकी है जरूरत 5 करोड़ में से 5 रुपये भी खर्च ले, क्यों? क्योंकि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है। भाई ओनर है तो होल्ड कर रहा है, तेरे पास है, अच्छी बात है, संभाल के रख, तो एक कमीशन मिल जाएगा संभालने का, पैसे तेरे कोई नहीं है। बेनिफिशियल ओनर जो इससे बेनिफिट ले सकता है वो तो पीछे, वो असल बेनिफिट लेगा, आप नहीं ले सकते। बात आ रही समझ? यहां पर उसने ये कहा है कि भाई अब अगर इंस्ट्रूमेंट किसी और के पास है, मतलब चेक किसी और बंदे के पास है, लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर कोई और बंदा है, तो कहते हैं होल्डर अगर बोलना है ना तो आप बेनामीदार को बोलोगे, उसके पास
होल्ड वो कर रहा है ना, असल में है। बेनिफिशियल ओनर को वो इंक्लूड नहीं कर रहा, कहता उसको फारिग कर दो भाई। वो ये नहीं आगे कह सकते यार असल में तो मैं हूं इसका। असल में तो आप लॉजिक वैसे देखें, लॉजिकली आपको लग रहा होगा यार नहीं बेनिफिशियल ओनर तो वो, तो भाई बेनिफिशियल ओनर वो है तो रखे भी अपने पास ना। उन्होंने इस 2 नंबरी को रोकने के लिए बेसिकली कानून में चीज़ निकाली हुई है कि ऐसे नहीं है कि आपने चेक रखवाए, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट आप बनाए लोगों के नामों पे हुए हैं, बाद में आपको यार नहीं असल में इसके पीछे मैं हूँ, कहते नहीं असल में तू है तो भाई आगे भी तू आना। फिर बात आ रही समझ। बात खैर बहुत फिर वो कॉम्प्लेक्स ही है नहीं है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बताता है। FATF का आपको पता होगा, पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में भी गया था, फिर पिछली गवर्नमेंट ने निकाला उसको। तो अब उन्होंने एक शिक ये भी रखी थी कि भाईजान आपके जो कंपनीज़ के अंदर लोगों के शेयर्स हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड वगैरह कंपनीज़ के अंदर जिनके शेयर्स हैं, वो असल बेनिफिशियल ओनर बताएं हमें, उसको बोला जाता है यूबीओ, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। अल्टीमेट पीछे सबसे कौन है? हो सकता है कि एक कंपनी है, ठीक है, इसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हो, कंपनी ए के अंदर, कंपनी ए ने कंपनी बी के अंदर इन्वेस्ट किया, कंपनी बी ने कंपनी सी के अंदर इन्वेस्ट किया, करते करते भाई असल में पीछे कोई ना कोई इंसान तो होगा ही ना। कंपनी बेशक इन्वेस्ट तो करती है, लेकिन जो सबसे पहली कंपनी है उसके अंदर तो किसी इंसान ने ही इन्वेस्ट किया होगा। जब आप कंपनी बनाते हो तो कोई ना कोई इंसान, नेचुरल पर्सन इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है। अब आप कह रही कंपनीज ही करी जा रही है इन्वेस्ट, कंपनीज ही करी जा रही है, भाई कभी ना कभी तो जिंदगी में किसी असल बंदे ने भी उस कंपनी, पहली वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो वाला निकाल के दो हमें, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। तो उन्होंने कहा था ये कानून पास करें आप, क्या आपको पता हो कि लोगों ने असल पैसा कितना कहाँ पे लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फिर ये 2020 के बाद SECP ने एक अपना फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, फॉर्म 45 ऐसे अब तो मशहूर ज़माना हो गया 45 47। उन्होंने भी खैर किया था अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, कि उसमें कंपनी ने बताना होता है कि हमारा, और लिटरली आपको मैं बताऊं कि इसके ऊपर कंपनीज ने करोड़ों रुपया फ़ाइन जमा करवा दिया है, पेनल्टियां लगवा ली है, बताए नहीं। मतलब जो 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर आसान अल्फाज में बोल रहा हूँ, कि जो इस तरह छुपाते हैं ना, मतलब कि आगे कंपनीज बनाई हुई हैं, आगे वेंचर्स बनाए हुए हैं, पीछे खुद छुपे हुए हैं, पता ही नहीं है कौन है असल ओनर, किसका पैसा है, काला धन, ठीक है, डाला हुआ है सारा बिजनेस में। तो लोगों ने करोड़ों रुपया पेनल्टियां पे करी हैं इसको, SECP को। उन्होंने कहा हम बता नहीं रहे कि कौन है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की भी बात है, बड़ी कंपनियों में होता है, ऑब्वियसली छोटी कंपनी ने क्या करना है इस तरह। तो खैर ये मतलब है कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, मैं वैसे बस आपको बता दिया है कि CA के स्टूडेंट है, प्रैक्टिकली आपको जब आर्टिकल्स में जाएंगे तो पता होना चाहिए, उसमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो खैर यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को होल्डर नहीं समझ रहा, क्योंकि उसके पास है नहीं ना, उसके पास इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट तो पड़ा हुआ बेनामीदार के पास, मकसूद चपड़ासी के पास, मियाँ साहब के पास तो नहीं पड़ा हुआ। तो मियाँ साहब बेनिफिशियल ओनर तो हैं, लेकिन मैं उनको होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं समझूंगा। होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन था? ठीक बात आई समझ। एक तो उसने ये पहली बात कर दी ना कि भाई जिसके पास इंटाइटलमेंट है, ठीक है। दूसरा नंबर पे ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टी लायबल अंडर द इंस्ट्रूमेंट। उसको ये इंटाइटलमेंट भी दी हो कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट में जिन जिन पार्टी से पैसे लेने हैं ना, आप ले सकते हैं। मिसाल तौर पर एक प्रोमिसरी नोट है, मैंने बनाया आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 ऑन 30 जुलाई, ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिया। अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप अगर तो चोरी का नहीं है, बिल्कुल आप वो हैं इंटाइटल्ड हैं कि आप मेरे से आगे पैसे ले सकते हैं और मैं कानूनी तौर पे आपको मना नहीं कर सकता, फिर आप होल्डर समझे जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपको सड़क से मिला है, कहीं से बियर था, आपने कहा 2 नंबरी करो, जाके निकाल लो। हाँ बेशक मैं तो नहीं मसला कर सकता, ठीक है। हाँ अगर मुझे शक पड़ेगा यार इसकी जो इस तरह की शक्ल है, इसको किसने 10,000 रुपीज़ का प्रोमिसरी नोट देना है, तो लग तो रहा है कि ये बंदे ने उठाया हुआ है, मैं अपने तौर पे सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि आप बड़ी एक्टिंग कर गई और वाकई मुझे नहीं पता चला, मैंने तो पे कर देना है। लेकिन अगर बाद में कभी केस हो गया इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये बंदे ने चुराया था और पता लग गया आपका, तो आप, ये जाहिर है आप होल्डर तो नहीं थे, तो आपको अंदर कर देंगे वो कि यार आप ट्रू होल्डर नहीं थे। बात आ रही है समझ। तो होल्डर क्या है, 2 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो है कि इंटाइटलमेंट हो उसके पास कि वो अपने पास पोजेशन में रख सकता है, और सेकेंडली उसके बाद ये भी इंटाइटलमेंट हो कि वो लीगली पैसे रिकवर करवा सकता है बंदे से।
ठीक है, ओके, बात आई है समझ। चलो अच्छा, ऑर्डर वाले में भी मसला हो जाता है, बेरर वाला तो है ही ना, ऑर्डर वाले में भी मसला हो जाता है। मिसाल तौर पर मैंने लिखा थी कि मैं मोहम्मद अकरम को ही पैसे पे करूंगा। अब मोहम्मद अकरम सिर्फ मैंने लिखा हुआ, मोहम्मद अकरम को 3600 है यहाँ पे, किसी और मोहम्मद अकरम ने लेट से चोरी कर लिया या गिरा हुआ मिल गया उसको कहीं पे वो चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, वो आ गया मेरे पास। मैं तो देखना नहीं, अच्छा मोहम्मद अकरम को देने थे, आपका नाम क्या है, मोहम्मद अकरम, CNC दिखाना मोहम्मद अकरम, चलो डन जी कर दिया। बात आई समझ। जब हमने पेमेंट करनी हो आगे जाके हम पढ़ेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब होता है एहतियात करके, बिल्कुल ड्यू डिलीजेंस करके, तसल्ली करके आपने पेमेंट करनी है। उस तरह होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है, ठीक है, कि जिसने तसल्ली करके होल्ड किया उसको कहते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। तो भाई पेमेंट करने वाले ने अपनी तसल्ली तो करनी है, लेकिन तसल्ली तो अगला बंदे की फिर फिल्म भी है ना, ठीक है, वो फिल्म ऐसी चलाता है कि हमें तसल्ली हो जाती है। तो अगर मैंने अपने गुड फेथ में, गुड इंटेंशन में पेमेंट कर दी है और बेशक गलत बंदे को कर दिया, कानून कहता है कि आप आज़ाद हो, आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है, गलतियां होती हैं, सही है। आपने अपने हिसाब से, अगर तो जज ही नहीं किया उसको सही तरह, मतलब किया ही नहीं, उसने आए बस कहा और आपने फ़ौरन दे दिया, आपने कोई गुड फेथ में कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं की, तो फिर भाई मेरा कसूर है। लेकिन अगर सारी मैंने तसल्ली करके किया है ना, तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं, चाहे गलत बंदे को भी चले गए पैसे, ठीक है। ये सारा कुछ हम देख लेंगे डिटेल में। अच्छा, इसलिए उसने कहा द होल्डर मीन्स द बेरर ऑफ द बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड द इंडोर्सी और पेई ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इसलिए उसने कहा आसान अल्फाज में अगर बात की जाए ना, तो अगर तो बेरर इंस्ट्रूमेंट था तो उसका जो भी बेरर है उसको होल्डर बोल दिया जाएगा, और अगर तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था तो जो उसका ऑर्डर था या जो इंडोर्सी था, इंडोर्सर से मुराद क्या है, जो इंडोर्स कर रहा है, इंडोर्सी से मुराद क्या है, जिसके नाम पे इंडोर्स किया गया है। वो कहता है वो जो उसका इंडोर्सी होगा बंदा, क्योंकि नाम लिखा गया ना, बेरर के अंदर नाम नहीं लिखा गया किसी का भी, खाली था, तो जिसके पास है वो होल्डर है। ऑर्डर के केस में कुछ और होगा, ऑर्डर के केस में अगले बंदे का नाम लिखा होगा, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो जिसका नाम था इंडोर्सी है वो है, या पेई है, जिसको पे करना, पेई का अगर आपने नाम लिखा हुआ है तो वो बंदा आपका बन जाएगा। बात आई समझ। When the note, bill or check is lost and not found or is destroyed, ठीक है, the person in possession of it or the bearer at the time of loss or destruction shall be deemed to be continue to be its holder। वो कहता है अगर एक चेक था, बिल ऑफ एक्सचेंज था या नोट था, वो चोरी हो गया, वो गिर गया है, वो खराब हो गया, आग लग गई उसको, फट गया है, तो जो लास्ट पर्सन था जिसके बाद लीगली वो था, वही उसका होल्डर होगा। सिंपल, मतलब ये वैसे बता दिया हमारा। बात आइए समझ। एग्जाम्पल है, कामरान बॉट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15th जनवरी एंड पेड हिम बाय अ बेरर चेक। खाली एक चेक दे दिया, कोई नाम नहीं लिखा हुआ, डेटेड 25th जनवरी। तो दाऊद क्या हो गया, बेरर चेक है तो बेरर का वो उसके पास है, वो होल्डर उसका बन गया। देन दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। दाऊद ने वही वाला चेक उठा के, खाली चेक ही, बेरर चेक ही वकास को दे दिया। अब वो होल्डर कौन बन गया, वकास। अब दाऊद के पास से वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। नाउ वकास बिकेम होल्डर ऑफ द चेक। सिंपल है भाई बात। अब अगली बात जो है ना, ये बड़ी गौर तहम्मुल से समझने वाली है, ठीक है, तैयार है। टर्म है दी होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या टर्म है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर की तो समझ आ गई ना, भाई जिसके पास है वो उसका होल्डर है, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स से मुराद है एक ऐसा होल्डर, एक ऐसा बंदा जिसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है लेकिन वो डिफेक्टिव था। क्या था, उसका टाइटल डिफेक्टिव था। डिफेक्टिव से मुराद क्या है कि वो चोरी शुदा था, वो गुमशुदा था, या उसमें कुछ और ऐसा मसला था कि जिसने आपको दिया है ना, वो इसका असल हकदार, असल होल्डर नहीं था। अब बात आई समझ। देखो, एक है जी ये भाईजान खड़े हुए हैं, ठीक है, ये है जी आपके होल्डर है, लेट्स से। असल में होल्डर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको, बल्कि इसको होल्डर लिखो ही ना, वरना आपका ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ना खराब हो। इसको हम लिखते हैं जी मिस्टर ए। ये जी भाई मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए को जी कोई चेक मिला है या कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज उसको मिला है, गिरा हुआ कहीं पे, मैं गिरा हुआ बंदा, ठीक है। तो गिरा हुआ ये था जी मिस्टर ए, तो इसने गिरा हुआ उठा लिया,
या गिरा हुआ था तो ऊपर खड़ा हो गया कि जब अगला बंदा जाएगा तब मैं उठाऊंगा, जैसे आप लोग ये हरकतें करते रहे बचपन में। तो भाई इसने क्या किया, इसने वो उठा के अपने हाथ में यहाँ पे थाम लिया कि यार चलो ये मेरे पास आ गया। अब इसने किसी की पेमेंट करनी थी, ठीक है, इसने वही वाला गिरा हुआ चेक दे दिया जी किसी और बंदे को, ठीक है, लेट से जी उसका नाम है मिस्टर बी। इसने क्या किया, ये वाला जो है ना चेक, ये मिस्टर बी को अगर तो बेरर था तो क्या कर दिया, सिर्फ पकड़ा दिया उसके हाथ में। तो आपको पता बेरर में तो जो आपकी होती है ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ डिलीवरी के थ्रू ही हो जाता है। तो भाई सिंपल इसने इसको डिलीवर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको नहीं पता, यहाँ पे हम अज्यूम, इसको पता है कि ये गिरा हुआ था, इसका नहीं था, चोरी शुदा था, गुमशुदा था, किसी का था, इसने उठा लिया कि यार चलो खाली चेक का क्या हो गया, मैं रख लेता हूँ, तो कोई भी निकलवाता है। इसका दिल में आ गया फतूर, इसको नहीं पता कि ये चेक गिरा हुआ था। बार बड़े गौर से समझनी है। इसका मतलब है कि इसके पास ये जो चेक आया है मिस्टर बी के पास मिस्टर ए से, उसका टाइटल जो था डिफेक्टिव था। टाइटल से मुराद क्या, ओनरशिप, डिफेक्ट था उसके अंदर, नक्स था। क्या नक्स था भाई, कि वो मिस्टर ए का नहीं था असल में। मिस्टर ए साहब शो कर रहे थे कि वो मेरा, लेकिन उसका नहीं था। भाई पढ़ा हुआ है ना क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो कहता है कि कोई कानून दुनिया का आपको गिरी हुई चीज़ का मालिक नहीं बना देता, बल्कि आपको उल्टा फंसा देता है कि आपने असल वाला ओनर ढूंढना है। तो इसका मतलब है कि ये बंदा इसका मालिक नहीं था। ऐसे ही है ना, अगर आपको नीचे कोई चीज़ गिरी हुई मिल गई तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में एवं ही आ जाता है। वो कहता है भाईजान अब ये चीज़ आपकी है नहीं, अब आप बंदा ढूंढो। यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ बेली, आप बेली के तौर पे इसको हिफाजत करो, कस्टोडियन है इसके, बंदा ढूंढो। अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आप पे कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी का केस चल सकता है। कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद क्या है कि आपने किसी और की प्रॉपर्टी को अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया इल्लीगली। तो इसने वही किया हुआ है, लेकिन इसको नहीं पता इस बात का। अगर तो पता है तो फिर तो ये भी गिरा हुआ बंदा है, ठीक है, लेकिन इसको ये बात का इल्म नहीं है। और इसने क्या किया, उससे वो चेक ले लिया, गुड फेथ में लिया है, गुड इंटेंशन में लिया है, और यहां पे एक बड़ी बात जरूरी है, अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया है। बदले में इसने भी कुछ ना कुछ उसको दिया है, तो उसने इसको पैसे दिए। मिसाल तौर पे हो सकता है ना कि इसने कोई चीज़ें बेची हो, ठीक है, या कोई सर्विसेज दी हो, कोई सप्लाई की हो, उसके बदले में आया। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हर तरह से पाक है ये बंदा। इसको मिला डिफेक्टिव टाइटल वाला है, लेकिन इसको ना तो पता है कि वो डिफेक्टिव टाइटल है, ना इसकी इंटेंशन बुरी थी, फिर इसने लिया भी अगेंस्ट कंसिडरेशन, मुफ्त में नहीं लिया हुआ ये, ठीक है, अगेंस्ट कंसिडरेशन इसने कोई चीज़ की हुई है। हर तरह से पाक साफ है बंदा। तो कहते हैं इसको हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बोलेंगे, होल्डर। होल्डर तो बन गया ना, इसके पास आ गई ये चीज़, होल्डर की डेफिनेशन में तो पूरा उतर रहा है। आगे कानून ने इसको सेव करने के लिए कह दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स। कल अगर असल वाला बंदा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये बंदा कह रही चेक था, लेट से कैश करवाने गया, बैंक पहुंचा ये बंदा, तो आपको पता है ना कि अगर आपकी चेक बुक या चेक गुम हो जाए या एटीएम गुम हो जाए, तो आप अपने बैंक को कॉल करके बता रहे हो कि भाईजान ये है, तो इसको आपने काउंटरमैंड कर देना है। हम आगे पढ़ेंगे भी काउंटरमैंड से मुराद क्या होता है कि काउंटर पे ये नहीं आना चाहिए, कैश इस पे आपने नहीं देना, ठीक है, इसको फारिग कर दें इस चेक को। अब फॉर एग्जांपल असल बंदे ने इसका गुम हुआ था, उसने बैंक को कॉल की हुई है कि यार ये नहीं आना चाहिए। जैसे बैंक ने अपने सिस्टम में डाला चेक नंबर, तो आ गया कि नहीं भाई इस पर काउंटरमैंड लगा हुआ है, ये तो मना किया गया हुआ है। तो बैंक ने क्या किया, सर आप बैठें ज़रा वेट करें। उसने सारी पुलिस को बुला लिया कि बंदा ये 2 नंबर है, ये चेक किसी का चोरी करके आ गया। पुलिस आई, इसको पकड़ लिया। हाँ भाई आ जाओ ज़रा थाने चलते हैं, ठीक है। थाने गए हैं, इसने कहा ज़रा मैं अपने वकील को ही बुला लूँ। वकील साहब भी आ गए। तो वहाँ पे फिर बात चली कि भाई क्या सीन है। उन्होंने कहा नहीं अदालत में चलते हैं। अदालत के अंदर चली गई बात। अदालत में जाके फिर बात हुई। इसने कहा कि यार मैंने लिया इस बंदे से, मुझे नहीं पता कि चोरीशुदा था, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कोई किसी तरह का मसला था, मैंने अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया। और आप कंसिडरेशन भी देख लो, प्रॉपर कंसिडरेशन थी। याद होता ना कि चोरीशुदा होता है ना कि एक बाइक चोरी किया 50,000 वाली, तो आप 10,000 में ख़रीद रहे हैं, पता लग जाता है कि आपको कुछ तो पता था, वरना 50,000 वाली चीज़ 10,000 में आप क्यों खरीद रहे हो, आपने इसलिए खरीदी को चोरी की थी। लेकिन आपने कहा यार 1 लाख रुपए का लेट से मैंने उसे चेक लिया, 1 लाख की मैंने चीज़ें भी दी हुई हैं, इसको साबित है, ये देखो एविडेंस। अदालत ने सारा कुछ देखा।
अदालत ने कहा भाई इस बेस पे ये पता चलता है कि यू वर होल्डर इन ड्यू कोर्स, आपने गुड फेथ में लिया है, आपको नहीं पता था ये चीज़ चोरी की है या गुमशुदा है या डिफेक्टिव टाइटल वाली है, और आपने अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया है, तो तमाम तर गवाहान और जो सबूतों की रोशनी में आपको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स समझते हुए आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको बाइजर बरी करते हैं और इस भाई को अंदर करते हैं। ये तो सीधा सीधा है ही ना बंदा, क्योंकि इसने तो गिरी हुई चीज़ उठा के कन्वर्जन की अपने नाम पे कर लिया उसको, ठीक है, अपना समझ के आगे चला दिया। वो गल आई है समझ, इसलिए उन्होंने कहा होल्डर इन ड्यू, क्योंकि देखें ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है, होता है ना इस तरह, हो सकता है, ईजीली हो सकता है, गिरी हुई चीज़ मिली आगे आपने चला दी। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो बेरर में होता होगा, ऑर्डर में कैसे होता है? भाई ऑर्डर में भी तो हो ही सकता है ना। मिसाल के तौर पर इसको जो चेक मिला है उसके ऊपर लिखा हो रहा है पे मिस्टर बी। अब ये मिस्टर बी कोई और था, नाम तो एक ही नाम कोई 1000 बंदे का हो सकता है। इससे लगा, इसने कहा यार मैंने भी तो एक के देने हैं, तो क्यों ना मैं उधर चला दूं, बात आइए समझ। तो उसने उसको दे दिया, इसका भी एग्जैक्ट वही नाम, उसका भी एग्जैक्ट वही नाम, चलो जी वो आगे, इसको क्या पता है गरीब को कि ये सीन हुआ पड़ा है, बात आइए समझ। तो दोनों में जहाँ पे हो सकता है, ये नहीं है, इसीलिए ना आगे जाके हम पढ़ेंगे चेक को, तो हमने डिटेल में पढ़ना है क्योंकि चैप्टर 15 के अंदर उसमें ना वो क्रॉसिंग का फिर वर्ड आता है, क्रॉसिंग की टर्म आती है, कॉन्सेप्ट आता है, सही है। वो क्रॉसिंग इस तरह होती है, क्रॉसिंग डिफरेंट तरह की है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग है, फिर आपकी अकाउंट पे ही ओनली वाली क्रॉसिंग है। इनका मकसद यही होता है कि ज़्यादा सिक्योर हो जाए, क्योंकि जब ये 2 लाइनें लग जाती हैं इसका मतलब होता है कैश नहीं मिल सकता इसको, करेंसी नोट नहीं मिल सकते, कैश मतलब बैंक अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र होंगे पैसे, ठीक है। तो थोड़ा सिक्योर रहता है। एक तो यह कि अगर गुम हो गया तो हो सकता है कि जिसको मिला है उसका बैंक अकाउंट हो ही ना, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी आगे मजीद भी टाइप्स, खैर उस वक्त पढ़ेंगे, बंदे का भी नाम लिख देते हैं कि बैंक अकाउंट भी हो, बंदा भी हो। फिर एक होता है कि उसमें आप बैंक का नाम भी लिख देते हैं कि इस बैंक के अंदर उसका अकाउंट हो। अब है जी, एक तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर उसी बैंक के अंदर होना चाहिए जो आपने लिखा है, फिर तीसरा उस बंदे के नाम का उसी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। फिर एक हैवी अकाउंट पे ही ओनली वाली, अकाउंट पे ये कि जो नाम लिख दिया है ना सिर्फ यही बंदा, ये तो निगोशिएबल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ी टाइप्स डिफरेंट हो जाती हैं इसकी। अच्छा, आ रही है जरा होल्डर इन ड्यू कोर्स, जरा बुक क्या कहती है। बुक कहती है भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, जिसे कंसिडरेशन जिसने दी है उसको कुछ ना कुछ, becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check, basically negotiable instrument, becomes the possessor of a negotiable instrument if payable to bearer or the payee or endorsee thereof if payable to order before it became overdue। हाँ, उसके ओवरड्यू होने से भी पहले, मतलब है कि हर तरह से पाकशुदा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओवरड्यू क्या है? मिसाल तौर पे डेट डाली हुई थी, आप प्रोमिसरी नोट की एग्जांपल ले लें, उस पर लिखा हुआ था कि आप 30 तारीख तक पैसे ले सकते हैं, 30 तारीख गुजर चुकी है, बाद में जाके मिल रहे हैं, तो भाई ये बेवकूफ़ है, क्यों ले रहा है ओवरड्यू। ओवरड्यू जो होता है ना वो भी हो सकता है, मतलब आप मेकर के बाद दोबारा चले गए, उसको कहा इसको सही कर दो ज़रा, अभी तक ये क्लियर नहीं करवाया था, आप डेट एक्सटेंड कर दें, हो सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की भी हो सकती है। लेकिन ज़रूरत क्या है भाई इस तरह की चीज़ लेने की, बात समझ। आप मिसाल तौर पे आप ये देखें, इसकी मैं आपको, बल्कि इसको आसान ही रखते हैं मज़ीद, क्योंकि इस पर ज़्यादा जोर देने की नीड नहीं, आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अगर डेट हम एक रख दें, ठीक है, कि यार इस डेट तक आपने इसको करवाना है, मैच्योरिटी डेट भी जिसको बोलते हैं, तो उसके पहले पहले होना चाहिए। वो कहता है फिर वो होल्डर इन ड्यू को, क्योंकि अगर ओवर मैच्योर्ड हो चुका है, ओवर ड्यू हो चुका है, तो एक अक्लमंद शख्स ऐसी चीज़ लेगा क्यों जो ओवर ड्यू हो चुकी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस बंदे को हमने हर तरह से पाक साफ रखना है। तो अगर तो ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स, तमाम फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो हिल बी कॉल्ड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अदरवाइज होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई उसने क्या कहा, एक तो पोजेसर बना है लेकिन कंसेशन दे के बना है, फिर उसने कहा मैच्योरिटी डेट से पहले बना है, विदाउट नोटिस दैट द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम ही ड्राइव्ड हिज ओन टाइटल वॉज डिफेक्टिव। उसको नहीं पता था, मतलब इस नॉलेज के बगैर कि भाई जिस बंदे से उसने टाइटल लिया है उसका टाइटल अपना ख़राब था, डिफेक्टिव था। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी सारी एग्जाम्पल से, ठीक है। द टाइटल ऑफ अ पर्सन टू अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिफेक्टिव व्हेन ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। डिफेक्टिव से मुराद कहते हैं कब समझा जाएगा, जब वो असल में इंटाइटल नहीं था पैसे लेने का। तो भाई गिरा हुआ था, लीगली तो इंटाइटल नहीं था ना पैसे लेने का, ठीक है। तो उसने कह दिया पर्सन बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब ये 5 कंडीशंस पूरी हो जाएं। तो पहली कंडीशन क्या, पहले तो वो होल्डर होना चाहिए ना, जो होल्डर की डेफिनेशन थी,
दो चीज़ें, पहले तो वो होल्डर होना, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, तो पहले तो होल्डर होगा। अगली बार इन ड्यू कोर्स वाली आगे देख लेते हैं। उसने कहा होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसने कंसिडरेशन दी हो, और यहां पर एडिक्वेट कंसिडरेशन की बात वो कर रहा है। ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा है, एडिक्वेट कंसिडरेशन। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता था, कंसिडरेशन इज मस्ट बट एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट मस्ट। कंसिडरेशन का काफ़ी होना ज़रूरी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मतलब, याद है ना, हमने कहा था कि 1 लाख रुपए वाली चीज़ आप 5,000 रुपये में भी खरीद सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई मसला नहीं है उससे। कहता सही है यार, अगर आपकी कोई थी दोस्ती थी, हाँ ये ऑब्वियसली देखा जा सकता है कि कॉन्सेंट फ्री थी या नहीं थी। अगर कॉन्सेंट भी फ्री थी, उस बंदे ने आपको लाख वाली चीज़ इवन 1,000 रुपये में दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई मसला नहीं। कहता होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी मूवी की, वो बंदा कहता है मैंने 1 रुपया लेके काम किया। 1 रुपया भी क्यों लिया था, क्योंकि कंसिडरेशन इज मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक। तो अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि भाईजान मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इख्तलाफ कर रहा हूँ। कहता मेरे पास अगर आपने होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है ना, तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना भी ज़रूरी है। सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, एडिक्वेट। क्योंकि देखे ना, लॉजिकल बात फिर वही है कि भाई एक जो है लाख रुपए का चेक एक बंदा ले रहा है किसी से, बदले में उसने चीज़ें उसको बेची थी 20,000 की। दिमाग ही नहीं काम करता कि भाई आप 1 लाख रुपया कैसे लोगे अगर 20,000 की चीज़ें दी हैं। तो आपको पता होगा ना कि चेक उसने शायद कहा हो गया ये है तो चोरी का, ले लो तुम, पकड़े गए तो दोनों पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फिर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं थे। मतलब जजमेंट है ना, एक लॉजिक ये कह रहा है कि भाई किस तरह पॉसिबल है। इसलिए उसने कहा कि एडिक्वेट कंसिडरेशन दी हो आपने, सफिशिएंट कंसिडरेशन दी हो। ठीक है, फिर वो कहते हैं बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, ये तो सिंपल बात है। कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए। कंप्लीट एंड रेगुलर से मुराद क्या है कि भाई हर तरह से उसके जो कंटेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी नरेशन वगैरह साफ सुथरी लिखी हो, अगर एक्सेप्टर के साइन हुए हों उसके ऊपर, मतलब हर चीज़ क्लियर हो। चेक है, चेक की डेट शेट दे ले, कटिंग शटिंग ना हुई हो। सही है ना, ड्यू कोर्स है भाई, पूरी ड्यू डिलीजेंस करेगा वो बंदा। ठीक है, देन होल्डर इन गुड फेथ। गुड फेथ में होना चाहिए, उसने कोई अपनी तरफ से लापरवाही ना बरती हो, केयरलेसनेस ना शो की हो, मतलब उसने अपनी तरफ से तसल्ली की हो बिल्कुल, फिर जाके वो इसका होल्डर बना हो। तो इसको ये पांचों चीज़ें होंगी तो भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। ओके, बात आ गई समझ। अब इसमें मटेरियल ऑल्ट्रेशन की बात की, क्योंकि कंप्लीट एंड रेगुलर के अंदर उसने लिखा होना कि उसके मटेरियल ऑल्ट्रेशन ना हो जाए। मटेरियल ऑल्ट्रेशन से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल चेक है, चेक तो आप लोगों को पता ही है, तो चेक के अंदर अगर नाम की कटिंग की हुई है, नाम चेंज किया हुआ है, या लाख लिखा होता है 1 को 9 बनाया हुआ है, मतलब इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें। अब ये गौर करना चाहिए ना आपको। ठीक है, हाँ ये है कि हो सकता है कि गौर करने से भी पता ना चल रही हो कि ह्यूमन आई से या ह्यूमन इंटेलिजेंस से पॉसिबल ना उसको देखना, इस तरह समझना, तो फिर तो खैर है, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर की हो। ठीक है, द टर्म मटेरियल ऑल्ट्रेशन इन रिलेशन टू अ प्रोविजन नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इंक्लूड्स एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ द डेट के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन हो, सम पेएबल, टाइम ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट, एंड वेयर एनी सच इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड जनरली द एडिशन ऑफ अ प्लेस ऑफ पेमेंट विदाउट द एक्सेप्टर्स एसेंट। ठीक है, तो कहता अगर ये चीज़ें, मिसाल तौर पे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोविजन नोट है, उसके अंदर आपने डेट डाली हुई है, बंदे का नाम, पार्टीज का नाम डाला हुआ है, जगह का नाम डाला हुआ है, टाइम डाला हुआ, अगर इसको कोई बंदा चेंज कर देता है, दिस इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। हाँ चेंज हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर फिर साइन ले लेना हर बंदे का, पार्टी का। ठीक है, तो इस तरह वो कहता है अगर प्लेस नहीं लिखी हुई और बाद में जाके किसी बंदे ने प्लेस ऐड कर दी है उसके अंदर एक्सेप्टर की एसेंट के बगैर, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर भी होता है ना, उसकी मर्जी के बगैर एक नई प्लेस को ऐड कर दिया, तो भाई कहाँ से ऐड कर दिया आपने, वो इसको मटेरियल ऑल्ट्रेशन समझ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम मटेरियल ऑल्ट्रेशन हुई है तो फिर ये देख लेना कि क्या सब बंदों ने साइन किया हो इसके ऊपर, नहीं किया हो तो भाई फिर वो ना लो वाला। ठीक है, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि ड्यू कोर्स में मैंने आपको बताया हर उससे पाकशुदा आपने देना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखें जरा, एग्जाम्पल 12, कमाल ट्रांसफर्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज 1 डे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज था, मैच्योरिटी के 1 दिन बाद उसने दिया है कि यार मैंने तुमसे चीज़ें खरीदी थी, चलो उसका बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला बेवकूफ़ है, मैच्योरिटी वाला क्यों ले रहा है वो। ठीक है, बेशक उसने कह दिया होगा यार क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा, लेकिन क्यों बंदा वो ले वो वाली चीज़। ठीक है, अनम रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर्ड टू हर बाय हर ब्रदर एज अ गिफ्ट। अनम को उसके भाई ने गिफ्ट के तौर पर एक क्या दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या वो होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स। भाई होल्डर तो वो है, उसको इंटाइटलमेंट मिल गई है ना प्रॉपर कि आप ले सकती हो, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कंसिडरेशन कोई नहीं ना दी। ठीक है, उसने कंसिडरेशन नहीं दी, बाकी चीज़ें छोड़ दो। हमने एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे सामने हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया कि भाई गिफ्ट में मिला है, कंसिडरेशन तो दी नहीं इसने आगे से कोई, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई नहीं है। ठीक है,
देन कमाल ट्रांसफर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज टू जमाल फॉर गुड्स परचेज अ वीक बिफोर इट्स मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले ही उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। जमाल न्यू दैट द बिल वॉज स्टोलन बाय कमाल, उसको पता था कि इसने चोरी शुदा बिल है, इसका डिफेक्टिव टाइटल है, तो भाईजान उसने फिर गुड फेथ में काम नहीं किया, मतलब उसने नहीं खरीदा, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लिया, तो जमाल होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। ओके, एग्जाम्पल 15, अजमल गेव अ प्रोमिसरी नोट टू बशीर, अजमल ने भाई उसको दे दिया बशीर को, बशीर लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट, बशीर साहब से गुम हो गया, एंड इट वॉज फाउंड बाय हबीब, हबीब को मिल गया। हबीब कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज ही इज नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो तो नहीं ले सकता ना, वो पैसे लेने जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने गुमशुदा उठाया। बट इफ हबीब ट्रांसफर्स द इंस्ट्रूमेंट टू दाऊद, अगर हबीब ने भाई दाऊद को ट्रांसफर कर दिया और दाऊद को अगर नहीं पता कि गुमशुदा था, उसने गुड फेथ में लिया, अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया, तो भाई दाऊद क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये एग्जाम्पल 15 बड़ी मेरे ख्याल में एक्सप्लेन कर रही है सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी। तो इसलिए उसने कहा कि जो दाऊद है ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अजमल और ऑल प्रायर पार्टी, पिछली पार्टी से भी ले सकते हैं। पिछली पार्टी से मुराद देखो, पहले तो वो अजमल के पास गया ना मेनली, भाईजान मेकर तो आप हैं, आप दें। अजमल ने कहा कि भाई आपको मैं क्यों दूं, मुझे तो लग रहा आप असल हो ही नहीं इसके। वो फिर गया जिसने उसको ट्रांसफ़र किया था, मतलब हबीब ने, कि भाईजान आप पैसे निकालो, आपने तो मुझे दिया था ना, तो फिर लाएं ज़रा पैसे, बात आ रही समझ। तो वो निकाल सकता, क्यों? क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो किसी भी खामी से पाक है, उस बंदे ने गुड फेथ में लिया, अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया, मैच्योरिटी से पहले लिया, सब कुछ क्लियर है, उसको नहीं पता था चोरी शुदा है। ओके, अच्छा अभी आगे आ गया कि डिफरेंस, अब ये पीछे होल्डर इन ड्यू कोर्स जो हमने छोड़ा था वो देख लें। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इट मीन्स दैट वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, ठीक है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया, ये वाला गिरा हुआ इसके पास है ना, तो भाई ये जो पहले डिफेक्ट था इसके अंदर, जैसे इसके पास है अब इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि इसको आप नहीं कह सकते तेरे पास डिफेक्टिव टाइटल है, क्योंकि भाई मैं हर तरह से पाक हूँ। सेक्शन 9 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ये बता रहा है कि मैंने हर तरह से तसल्ली करके, ड्यू डिलिजेंस करके, गुड फेथ में लिया है, तो मैं तो भाई पाक हूँ, ठीक है। तो पहले बेशक उसके अंदर डिफेक्ट्स हों, इसके पास आते ही जब इसके पास होगा तो डिफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, मीनिंग आ गया जी। सबसे पहले होल्डर से मुराद जो लीगली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है उसके नाम पे है, और वो वही पेमेंट लेने के लिए लाइबल भी है, मतलब कि उसके बाद इंटाइटलमेंट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स से मुराद है एक बंदा जिसके पास एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया बोनाफाइडी, बोनाफाइडी का मतलब इन गुड फेथ विद गुड इंटेंशन। आप लोगों को स्टार्ट में मैंने एक लीगल टर्म्स के एक डॉक्यूमेंट भी भेजा था और आपको एक लेक्चर भी मैंने उसका लिंक दिया था। ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसका जितना नुकसान आप लोगों को होना है वो आपको ही होना है, मुझे मेरा उसमें क्या लॉस है। तो उसको दे दें को 25-30 मिनट का मेरे ख्याल में लेक्चर है, और वो एक फाइल है, PDF है, उसको देख लें, उसमें लीगल टर्म्स हैं। पेपर में अगर एक आधी भी आ गई ना, ये बोनाफाइडी भी आया हुआ है एक बार पेपर में कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। एक बार वो क्विड प्रो क्वो आया हुआ है, तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए इनका। और वैसे भी अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं पेपर के अंदर, तो कोशिश करें कि ये जो लीगल मैक्सिम्स होती हैं, लीगल टर्म्स होती हैं, उनको बीच बीच में इंक्लूड करना स्टार्ट करें। ओनस प्रोबेंडी सही है, फिर ये बोनाफाइडी आ गया, वो आपका क्विड प्रो क्वो आ गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें और उसके अंदर बड़ी बताई हुई हैं, तो वो आप कंसेंसस एड आइटम, ये हमने बड़ा यूज़ किया कि जब सेम पेज के ऊपर हो, कंसेंट हो, तो उसको कंसेंसस एड आइटम बोला जाता है। इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड का पता, वो तो खैर इतना मुश्किल है कि लिखा नहीं जाना आपसे, लेकिन खैर पता होना चाहिए ना भाई। आप लोग अब प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हो, लिखो तो मज़ा तो है ना चीज़ का। तो बात ये थी कि उधर से अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जिसने बोनाफाइडी मतलब गुड फेथ में, गुड इंटेंशन के साथ उसने लिया, वो अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया, उसको कहते हैं। होल्डर के केस में कंसिडरेशन नेसेसरी कोई नहीं है, गिफ्ट में भी मिल सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में कंसिडरेशन लाजमी है। फिर उसने कहा जी होल्डर के बाद राइट टू सू है, वो कहता है होल्डर में नॉट सू ऑल प्रायर पार्टीज, हो सकता है बाकी तमाम पार्टीज को सू ना कर सकता हो। देखें, होल्डर इन ड्यू कोर्स को ना एक ज़्यादा तरजीह दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है उसको, कि भैया आपने क्योंकि बहुत तसल्ली के साथ किया है हर काम, आपको हम ये इजाज़त देते हैं कि आप पिछली पार्टीज़ को भी कर सकते हो, आपने कंसिडरेशन पे करके भाई लिया है लाजमी तौर पे, ठीक है। होल्डर जो सिंपल है उसने तो हो सकता है मुफ्त में लिया होगा, क्या उसने किसी पे केस करना है, ठीक है। गुड फेथ होल्डर वाले का वो कहता है मे और मे नॉट भी गुड फेथ, हो सकता है कि उसको वैसे ही कहीं मिला हो तो होल्डर तो बन गया वो, लेकिन
होल्डर इन ड्यू कोर्स है भाई, वो मस्ट बी ऑब्टेन इन गुड फेथ। देन होल्डर वाला, होल्डर में नॉट गेट टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अगर उसको पता था कि यार चीज़ गुमशुदा थी, इसने मुझे दी है, तो वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स तो नहीं है। जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा बेटर टाइटल मिलता है। बेटर से मुराद किया कि इसके बाद डिफेक्टिव था, इसके बाद आते हुए सही हो गया। मैच्योरिटी, होल्डर वाला मैच्योरिटी के बाद भी ले सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले भी ले सकते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा मैच्योरिटी से पहले लेगा। ठीक है जी। हाँ जी भाई, कोई मसला किस तरह का? ठीक है, आज के लिए देखें ये चैप्टर, ऑब्वियसली आई नो कि ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा आउट ऑफ वे है आप लोगों के, लेकिन इसको करना है भाई, ये छोड़ने वाला सीन नहीं हो सकता। मैं तो पूरी जान मार रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए चीज़ों की। इतनी डिटेल में कोई इतना मतलब डेप्थ में नहीं जाता इस चैप्टर में, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को इश्यूज आते हैं। ठीक है, जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनको भी आते हैं इशू, उनको भी आए हैं, तो उन्हीं की बेस पर, फीडबैक की बेस पर ही मैं तो इस पर पूरी जान मार रहा हूँ। लेकिन फ़ायदा तब होना जब आप जान मारेंगे। तो प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंस दें चीज़ को। थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है ना, इवन 1%, तो आपने वो पूछनी है, वो क्लियर करनी है। ठीक है, कल फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।